फंक्शन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि वांग जी सुबह के वक्त जैसे ही क्लाउडी से पहुंचा वो तुरंत ही जिंगसी की ओर बढ़ने लगा। कमरे में पहुंचकर उसने देखा वहीं कमरे में नहीं था। शायद वो बाथरूम में होगा, ये सोचकर वो वहाँ पर चेक करता है, पर उसे वहाँ पर वहीं नहीं मिला। उसने जिंगसी के सारे कमरे को अच्छी तरह चेक कर लिया, पर उसे कहीं पर भी वहीं का नामो निशान नहीं मिला, जिसे देख वांग जी सोच में पड़ गया। वो कहता है, इतनी सुबह सुबह आखिर वहीं कहाँ जा सकता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए 2 खाने के प्लेट पर गई, जिसे देख वो उसकी ओर बढ़ने लगा। पास पहुंचकर उसने देखा उसमें से एक प्लेट बहुत ज़्यादा ठंडा था, यानी बहुत वक्त से वो खाना रखा गया है, और दूसरा गर्म था, यानी कुछ समय पहले ही आया है। तभी उसकी नज़र बेड पर गई, जो कि उसने पहले नोटिस नहीं किया था। बेड पर पिलो ऐसे रखा गया था मानो कोई इंसान सोया है, हालांकि उस पर कोई ब्लैंकेट नहीं डाला गया था, तो साफ साफ देखकर पता चल रहा था कि वहाँ पर पिलो है। तभी अचानक उसे बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो ल्यू थी। वो विंग को बुलाते हुए कहती है, लैनिंग, लैनिंग, आप कहाँ पर हो? मैंने आपको अच्छी तरह से हर जगह पर ढूंढ लिया, पर आप मुझे मिल ही नहीं रही हो। अगर आप कोई मजाक कर रही हो ना तो प्लीज़ आ जाइए। देखिए, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। आपने रात से खाना नहीं खाया। अगर आप मुझे अभी नहीं मिली तो मुझे जाकर कुल प्रमुख को बताना होगा। ये कहते हुए वो जैसे ही कमरे में एंटर हुई, तब उसने देखा कमरे में कोई खड़ा था। वो कुछ सोच पाती उससे पहले वो पर्सन पीछे मुड़ा, जिसे देख लियो तुरंत ही झुकते हुए वांग जी को बो करती है। वांग जी लियू से पूछता है, क्या तुम बता सकती हो वहीं कब से अपने कमरे में नहीं है? लियू कहती है, मुझे सही से तो नहीं पता, पर आज सुबह मैं जब आई थी तब से ही लैनिंग अपने कमरे में नहीं है। मैंने सोचा शायद वो जिंगसी के किसी कमरे में होंगी, इसीलिए मैंने चारों तरफ अच्छी तरह ढूंढ लिया, पर वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। यहाँ तक कि मैंने उनके फेवरेट प्लेसेस पर भी जाकर देख लिया, पर वो वहाँ पर भी नहीं थी। वांग जी कहता है, क्या तुमने इस बारे में अंकल और गगा को बताया है? लियू कहती है, माफ़ कीजिए राजकुमार, मैंने अभी तक इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। मुझे लगा शायद मैंने जिंसी को सही से चेक ना किया हो। शायद लैनिंग यहीं पर हो। वांग जी कहता है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लियू कुछ कहना चाहती थी, पर वो चुप हो गई। वो कहती है, जी राजकुमार। ये कहकर वो जिंगसिम से बाहर निकल गई। रास्ते में जाते वक्त वो विंग के बारे में ही सोचे जा रही थी। उसके दिल में एक ही सवाल था, आखिर इतने सुबह सुबह लैनिंग कहाँ जा सकती है। तभी वांग जी भी अपने कमरे से निकला और हांगसी की तरफ बढ़ने लगा। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने देखा दरवाज़ा खुला था, तो वो चुपचाप अंदर चला गया। सीचान टेबल के पास बैठकर कुछ चीज़ों को बड़ी ही गौर से पढ़ रहा था। तभी वांग जी कहता है, गगा। जिसकी आवाज़ सुन सीचान कहता है, वांग जी तुम आओ बैठो। वांग जी आकर सीचान के सामने बैठ गया। सीचान कहता है, तुम जिंगक्लान गए थे ना, वहाँ पर क्या हुआ? वांग जी सभी बातें सीचान को बताने लगा। सीचान बड़े ही गौर से सभी बातों को सुन रहा था। पूरी बात सुनने के बाद सीचान कहता है, क्या तुम्हें किसी पर शक है वांग जी? इस सवाल को सुन वांग जी चुप था, वो कुछ भी जवाब नहीं देता, जिसे देख सीचान समझ गया। वो कहता है, क्या तुमने राजकुमार जिन से इस बारे में बात किया? वांग जी कहता है, जी गगा, मैंने उनसे बात किया और उन्हें मैंने कहा भी है कि वो नज़र रखे। तभी सीचान कहता है, क्या तुमने उस पर्सन के बारे में भी कहा? वांग जी कहता है, नहीं गगा, मैंने उस पर्सन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि वो पर्सन कल्प्रिट है या फिर नहीं, तो मैं डायरेक्ट उस पर्सन का नाम कैसे ले सकता हूँ। मैंने सिर्फ यही कहा कि उन्हें जिन पर शक है वो उन पर नज़र रख सकते हैं। सीचान कहता है, ये तुमने बहुत अच्छा किया। तभी वांग जी कहता है, गगा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। सीचान कहता है, हाँ कहो वांग जी। वांग जी कहता है, क्या आप बता सकते हैं कि विंग कहाँ पर है? सीचान कहता है, वो अपने कमरे में होगा, यानी जिंगसी में। वांग जी कहता है, नहीं गगा, वो जिंगसी में नहीं है। मैं आने से पहले जिंगसी के होकर आया हूँ और मैंने वहाँ पर विंग को नहीं देखा। ये कहते हुए वह सुबह की सारी बातें बताने लगा, जिसे सुन सीचान बहुत ज़्यादा हैरान था। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, अगर वो कहीं बाहर गया होगा तो वो क्लाउडिसेस के अंदर ही होगा। मैं कुछ सैनिकों को कह देता हूँ, वो उसे ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। क्या तुम अंकल से मिले हो? वांग जी कहता है, नहीं गगा। सीचान कहता है, जाकर पहले अंकल से मिल लो। वांग जी वहाँ से चला गया।
कुछ समय चिरान के साथ बात करने के बाद वांजी कोल्ड पॉन्ड की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैन फील हो रहा था। उसे ऐसा फील होता है कि वहीं ज़रूर किसी मुसीबत में है, पर वह अपने दिल में यही प्रे कर रहा था कि ज़रूर ये उसका वहम हो और वहीं सही सलामत हो। ये सोचते हुए वो ठंडी झरना की तरफ बढ़ने लगा। नहाते वक्त उसने अपने दिमाग को भी शांत कर लिया था। तुरंत ही वो वहाँ से निकला और जिंगसी की तरफ बढ़ने लगा। कपड़े बदलकर वो भी विहिंग को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर चला गया। अब हम विहिंग को देखते हैं। उसे धीरे धीरे होश आने लगा था। वो जब अपनी पलकों को खोलकर चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, तब उसे बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। धीरे धीरे उसे सभी चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लगे। वो जब चारों तरफ अच्छे से देख रहा था, तब उसने देखा वो एक गुफा के अंदर था। गुफा में रोशनी करने के लिए चारों तरफ मशाल लगाई गई थे, जिसे देख विहिंग बहुत ज़्यादा हैरान था। वो कहता है, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया और ये जगह कौन सी है? मैं तो कभी भी पहले यहाँ पर नहीं आया हूँ। ये कहते हुए वो चारों तरफ अच्छे से देख रहा था। अचानक उसके सामने एक पर्सन आ गया, जिसका चेहरा देख विहिंग बहुत ज़्यादा डर गया। वो बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाकर वहाँ से उठकर भागने की कोशिश करता है, पर कुछ कदम आगे जाते ही वो किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिरा। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर फैंगतियान ने अपने कानों पर हाथ रख लिया था, क्योंकि विहिंग बहुत ही तेज़ चीखा था और फैंगतियान उसके बहुत ही करीब थी। दूसरा, वो एक केव था जिसके अंदर आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वहाँ पर कुछ चमगादड़ सोए हुए थे, जो कि विहिंग के चीखने की वजह से तुरंत ही वहाँ से उड़कर बाहर चले गए। फैंगतियान अपनी गुस्से भरी आंखों से विहिंग को देखते हुए कहती है, तुमने इतने तेज़ चीखा क्यों? क्या तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है? किसी पर्सन को देखकर कोई क्या ऐसे चिल्लाता है? विहिंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो कहता है, भूत मेरे पास मत आना। तुम अगर मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा हकला रहा था। विहिंग की ये हालत देख फैंगतियान हंसते हुए कहती है, तुम मुझे मारोगे? तुम? ओहो, देखो, जो मुझे मारेगा वो खुद ही मुझसे कितना घबरा रहा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम ही मुझे मार सकते हो, है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें मौका दूंगी। कल रात के वक्त देखते हैं कौन किसे मारता है, मैं तुम्हें या तुम मुझे। फिलहाल तो तुम मुझे इस बैरियर से खुद को निकाल कर दिखाओ। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही विहिंग थोड़ा शांत हो गया, पर अभी भी उसे केव के बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो उस जगह से बाहर जाना चाहता था। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो बाहर नहीं जा पाता। उसने देखा उसके सामने एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बैरियर बना हुआ है और एक छोटा सा गोल्डन बैरियर जो कि विहिंग के चारों तरफ बना हुआ था। उसने पहली बार ये चीज़ नोटिस किया कि उसके चारों तरफ कुछ है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये क्या है? क्या इससे भी उस लेडी ने किया है, या फिर कहूँ चुड़ैल? मुझे तो वो चुड़ैल जैसी ही दिख रही है। लियांजान, तुम कहाँ पर हो? प्लीज़ आ जाओ ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है ये सब मेरी ही गलती है। तुमने कहा था कि मैं जिंगसी से ज़्यादा दूर ना जाऊँ। मैं जिंगसी किया, क्लाउड से बाहर आ गया। ये सभी मेरी गलती है। प्लीज़ आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तरफ हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी और सारे सैनिकों ने अच्छी तरह से क्लाउडिसेस को चेक कर लिया था और सभी ने आकर वांगजी को यही बताया कि लियानिंग यहाँ पर नहीं है, जिसे सुन वांगजी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। सीचैन भी उसी ओर आ रहा था और उसने ये बात सुन लिया। अब वो भी विहिंग को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हो गया। वो अपने दिल में कहता है, आखिर विहिंग क्लाउडिसेस से बाहर गया कैसे, वो भी इतने मजबूत बैरियर को क्रॉस करके? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सभी मेरी गलती है। अगर मैंने पहले ही विन पर ध्यान दिया होता तो ऐसा नहीं होता। तभी वांगजी कहता है, ब्रदर, मुझे जाकर अंकल को बताना होगा। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगा। सीचान भी उसके साथ ही जा रहा था।
जैसे ही इस बारे में चिरान को पता चला, वो वांगजी और सीचान दोनों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। फिर वो उन दोनों को लेकर वहीं पर चला गया जहाँ पर वो मिरर रखा हुआ था। उसने उस मिरर से सवाल पूछा, जिसे सुन वो मिरर कहता है, चिरान, तुम मुझे कितनी बार एक सवाल पूछोगे? मैंने पहले ही उस जगह के बारे में तुम्हें बताया तो है। थोड़ी ना तुम अगर दोबारा दोबारा पूछोगे तो फ्यूचर चेंज हो जाएगा। नहीं, विहिंग वहीं पर होगा। अगर तुम्हें विहिंग जिंदा और सही सलामत चाहिए तो जल्द से जल्द जाकर वहाँ पर पहुँचो। ये कहते हुए वो फिर से गायब हो गई और वो मिरर नॉर्मल हो गया। ये उन दोनों ने पहली बार देखा था, पर उनमें से कोई भी हैरान नहीं था, क्योंकि इस बारे में चिरान ने उन लोगों से पहले ही कहा था। चिरान उन दोनों से कहता है, मेरे साथ आओ। वो दोनों फिर से चिरान के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर आगे जाते ही चिरान कहता है, एक बात है जो कि मैंने छुपाया है। लगता है मुझे अभी तुम लोगों को उस बारे में बताना होगा। क्या तुम में से किसी ने रेड मून नाइट के बारे में सुना है? तभी वांगजी कहता है, जी अंकल, मैंने इस बारे में किताब में पढ़ा था। उस दिन डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। चिरान कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, पर इसमें एक और भी काम होता है। अगर कोई स्पिरिट या फिर बुरी चीज़ें दूसरों की एनर्जी को लेने की कोशिश करे, वो इस रात को पूरे सक्सेसफुली उस पर्सन की एनर्जी को भी पूरा ले सकते हैं। और बहुत सालों बाद कल भी वही दिन है। तकरीबन 1 घंटे के लिए मून रेड हो जाएगा। उससे पहले हमें विहिंग को बचाना होगा। हालांकि हमें कल लड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अगर फुल मून नाइट होने से पहले हम उन लोगों को मान नहीं पाते तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जिसे सुन दोनों भाई बहुत ज़्यादा चिंतित थे। वांगजी कहता है, आप चिंता मत कीजिए अंकल, सब कुछ सही हो जाएगा। ये कहकर वहाँ से चला गया। कुछ समय में सभी सैनिक एक जगह पर एकत्रित हुए। वांगजी उन सभी को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कह देता है। थोड़ी ही देर में वो लोग यहाँ से निकलने वाले थे। इस तरफ विहिंग कोशिश कर कर के बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो चाहे जितने भी कोशिश कर ले पर वो यहाँ से निकल नहीं सकता। आखिर में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका। तभी वहाँ पर कुछ स्पिरिट आकर उस बैरियर के चारों तरफ खड़े हो गए। वो उस बैरियर को तोड़कर अंदर जाना चाहते थे, जिसे देख विहिंग बहुत ज़्यादा डर गया। वो बैठकर अपने घुटनों में चेहरे को छुपा लेता है और अपने दिल में सोचता है, लैनज़ान, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे भूल गए? प्लीज़ मुझे जल्दी ढूंढ लो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है आज मैं नहीं बचने वाला। जितनी जल्दी हो सके प्लीज़ मुझे ढूंढ लो लैनज़ान, जल्दी आ जाओ मेरे पास। अब हम वांगजी को देखते हैं, जो कि युद्ध के लिए तैयार हो चुका था। उसके साथ सभी सैनिक भी तैयार थे। वह सभी क्लाउडी से बाहर निकले और अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ गए। हम ये कबीले का सीन देखते हैं। मुँह सभी बच्चों को लेकर ये कबीले में आ चुकी। उसके हाथ में अभी भी वह पत्थर था। वो उसे पकड़कर देखते हुए कुछ सोचे जा रही थी। तभी उसे कुछ सुनाई दिया। उसने जब अपने फेस को ऊपर करके देखा तो कुल प्रमुख नीमिंगजू युद्ध में जाने के लिए निकल रहे थे। तभी मुँह उनके सामने आकर वो करते हुए कहती है, कुल प्रमुख, आप कहाँ जा रहे हैं? नीमिंगजी सभी बातें मुँह को बताता है। वो कहता है, अब थोड़ा सा रुकिए, मैं भी आपके साथ आती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। तैयार होकर वो जब निकल रही थी, शांग कहता है, सीजे, आप कहाँ जा रही हैं? वो कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द लौटूंगी। इस युद्ध के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांग कहता है, अपना ध्यान रखना। आपको याद है ना, आप ही हो मेरे लिए और कोई भी मेरे पास नहीं है। मुँह कहती है, तुम चिंता मत करो। ये कहकर वो उसके फोरहेड पर एक किस करती है। फिर वो वहाँ से चली गई। अभी भी कुछ सैनिक ये कबीले में तैनात थे, ताकि अगर क्लान पर कोई हमला हो तो वो लोग उसे संभाल पाए। हालांकि ज़्यादातर स्पिरिट या डेमॉन्स यहाँ पर नहीं आ सकते, फिर भी अगर कुछ पहुँच गए तो सभी क्लान मेंबर को सुरक्षित रखा जा सके। रात के वक्त नीमिंगजू और मो कुछ सैनिकों को लेकर हांग विलेज तक पहुँच गए। वो लोग वहीं पर रहकर आराम करते हैं। अगले दिन सुबह होते ही वांगजी सभी सैनिकों को लेकर वहां पर पहुंचा। उन लोगों ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, तो वो लोग बहुत ज़्यादा थके हुए दिख रहे थे। वांगजी उन सभी को थोड़ा सा आराम करने के लिए वक्त देता है।
वो लोग वहाँ पर 3 घंटे तक रुके। उतने वक्त के अंदर बाकी सभी कुल प्रमुख अपने सैनिकों को लेकर वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो लोग फिर से अपना सफ़र शुरू करते हैं। वो लोग जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुँह को रास्ता पता था तो वो उन्हें बताती जा रही थी। मुँह की मदद से वो लोग जल्दी उस जंगल को पार कर लेते हैं। करीब शाम के 6 बजे होंगे। वो लोग उस बड़े से खुले मैदान के सामने खड़े थे और उनके सामने डार्क क्वीन की एक बड़ी सी आर्मी। वो लोग जल्द ही युद्ध शुरू करते हैं। सभी आगे बढ़ते हुए हमला कर रहे थे। वांग जी उन सभी को काटते हुए आगे की ओर बढ़े जा रहा था, पर वो सब संख्या में इतना ज़्यादा थे, ऐसा लग रहा था कि वो लोग ख़त्म ही नहीं होंगे। पर वांग जी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन सभी को काटते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। करीब 1 घंटे बाद वो डार्क फॉरेस्ट के सामने खड़ा था। वो जब अंदर गया तो अंदर कोई भी नहीं था। अचानक उसे विहिंग की आवाज़ सुनाई देती है। उसने जब देखा तो विहिंग उसके सामने खड़ा था, पर उससे बहुत दूर। वांग जी तुरंत ही विहिंग की ओर बढ़ने लगा। यहीं पर हमारी कहानी स्टॉप होती है। उम्मीद है आप लोगों का आज का पार्ट पसंद आया हो। शायद नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट हो और मैं इसे जल्द ही कंप्लीट कर दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या थोड़ी सी नॉइज़ के साथ चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता रहता है। अगर मैं शोर पर ध्यान दूंगी तो ऐसे ही लेट अपडेट आता रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।